सबसे एक जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक बात की जाती है कि जी रेड टेपिज्म, ये इसका बायस हैं ये लोग, और ये काफ़ी हद तक बात सही है। रेड टेपिज्म क्या है? रेड टेपिज्म ये है कि एक फाइल एक ऑफिसर के पास आई है, उसने उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देनी है, नोट लिखना है और फॉरवर्ड करना है अपने हायर अफसर को। अब वो फाइल को लेके बैठ जाता है। दो उसकी वजूहात हो सकती हैं, या तो ये है कि उसके पास वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कैपेबल नहीं है कि वो जो इशू उसके सामने आया है उसके ऊपर जो उसने अपनी कैंडिडेट ओपिनियन देनी थी वो नहीं दे पा रहा। हालांकि एक पूरी मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट उसके पास है, सोर्सेज बहुत हैं उसके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के, किसी से मशवरा करने के, लेकिन वो अपनी नाअहली की वजह से वो नहीं कर पाता। डिले, इस वजह से भी फाइल उसके पास यानी वो पड़ी हुई है। दूसरी मैलाफाइड इंटेंशन है कि जी जिनका इंटरेस्ट है उस फाइल में, जब तक वो मुझे अप्रोच नहीं करेंगे ये पड़ी रहे। वकास बैठे हुए हैं, बेहतर इस चीज़ को समझते हैं। जब तक कि कोई आएगा, अप्रोच करेगा, उसके साथ मुखा करेगा, वो जिसे कहते हैं ना पहिए लगाना फाइल को, वो पहिया नहीं लगेगा उसको। ये रेड टेपिज्म जो है ना, बेसिकली ये एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ी लानत है, और ये काफ़ी हद तक सही है, काफ़ी हद तक सही है। तीसरा इसके साथ जो है कि पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे ब्यूरोक्रेट ये प्ली लेते हैं कि जी हम डिलीवर नहीं कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, कि हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। और काफ़ी हद तक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है इसमें हमें जितनी भी एग्जेक्टिव की पावर हैं वो सारी पार्लियामेंट से हम डिराइव करते हैं। और पार्लियामेंट का आपको पता है चीफ एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका प्रेरोगेटिव है पोस्टिंग ट्रांसफ़र विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, वो किसी को जहाँ मर्जी वो कर सके। ये कोई फिक्स नहीं है कि नहीं जी उसको पोस्टिंग ट्रांसफ़र के ऊपर उसके हाथ बंधे हुए हैं, नहीं, वो अपनी चॉइस का जिधर मर्जी करे। और यही चीज़ फिर आगे ट्रिकल डाउन करती है जो मिनिस्टर होते हैं उनके पास भी। वो मिनिस्टर देखता है कि मेरे डिपार्टमेंट में कौन सा जो ऑफिसर है वो मेरी बात मानेगा, मेरे हुक्म की तामील करेगा। मिनिस्टर ने 5 साल लगाने हैं, वो जितना इन्वेस्ट करके आया है एक पॉलिटिकल कैंपेन के थ्रू अपने हलके में, जो उसने खर्च किया है, वो डेफिनेटली वो खिदमत के जज्बे के साथ नहीं आया, वो उससे दुगना उससे ज़्यादा कमाने के चक्कर में है। बहुत ही रेयर एक्सेप्शंस आर देयर, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जनरली मोस्टली उनका यही मोटो होता है। अब वो एक अफसर अपनी चॉइस का कैसे, कि जो उसकी बात को मानेगा, उसकी करप्शन का हिस्सा बनेगा, उसको वो लिक्रेटिव, उसको वो पोस्ट जो है ना वो उसको मिल जाएगी। और यहाँ ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी वाले भी इसमें गद्दे अंडे होते हैं, डेफिनेटली वो सरेंडर कर जाते हैं उनके सामने, उस पार्ट का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक हमारी इस ब्यूरोक्रेसी का एक भयानक, मैं कहता हूँ कि ये एक एस्पेक्ट है इसका। आइडियली तो ये होना चाहिए कि नहीं जी करप्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बड़ा आसान है कहना, लेकिन हम क्यों एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से एक तवक्को रखते हैं कि जिसको आपने बड़ा एक हाई पेडेस्टल पे उसको रखा हुआ है, और वो सिर्फ तनख्वाह जिसमें बहुत मुश्किल है गुजारा करना, उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, वो इतने या तो बहुत कोई मजबूत करैक्टर का हो, जो ऐसे थे, मैंने खुद देखे हैं ऐसी सर्विस में,
अपनी सर्विस में कि जो ऐसे थे कि वाकई जिन्होंने ठुकराई हैं बड़ी बड़ी ऑफर्स को। हमारे अपने एक यहाँ अगर पंजाबी के एक शायर नजमुल हसन साहब का आपने नाम सुना होगा, वो कंट्रोलर थे मिलिट्री अकाउंट्स में, वो वैगनों पे आते थे। महमूद लोधी साहब एक एजी थे, अकाउंटेंट जनरल पंजाब, वो साइकिल पे आते थे। और वो साइकिल आके दफ्तर में जिस जगह खड़े करते थे तो वहाँ का जो चौकीदार था वो उनको बुरा भला कहता था कि बाबा तुम यहाँ साइकिल ना खड़ी किया करो, इसको जाके उस स्टैंड में जाके खड़ी करके आओ। और बड़े अरसे तक उसने नहीं बताया कि मैं एजी हूँ इस ऑफिस का। इतने इतने बड़े ऐसे ऐसे फ़कीर दानिशमंद और मैं आफरीन है ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन खाल खाल अब ऐसी टेम्पटेशन ऐसा ऐसा इस नौजवान नस्ल में भी इतनी ज़्यादा आ रही है कि अब जो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनता है वो पहले से ही उसके ज़हन में होता है कि जी मैंने बहुत पैसा कमाना है, इसलिए कि सोसाइटी भी पैसे वाले को ज़्यादा इज्जत देती है। ये बड़ी एक और इसका बैड असर है इसका। इसका वे आउट क्या है? ये तो इसके थे नेगेटिव पॉइंट। हम इस दलदल से बाहर कैसे आ सकते हैं? क्या ये सिस्टम इसी तरीके से चलता रहे? ये जो बातें मैंने सारी अर्ज़ की हैं, हम उसी सिस्टम का हिस्सा बने रहे हम? डेफिनेटली हमें एक कहीं ना कहीं से तो चेंज लानी पड़ेगी। अगर हम किसी के को करैक्टर को, उसकी इंटेग्रिटी को एकदम ठीक नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास इसके थोड़े से और अल्टरनेटिव मौजूद हैं। एक अल्टरनेटिव ये है कि हम ऑफिसेज में पेपरलेस एनवायरनमेंट क्रिएट करें। पेपरलेस, सारा डिजिटल जिसे कहते हैं, कि ऐसी एनवायरनमेंट जैसे आप नादरा का और ऐसे आप वहाँ देख रहे होते हैं, सारा कुछ जो है ना कंप्यूटराइज है। ये एक तरीका है ताकि चीज़ें स्पीडीली एक सिस्टम उनको प्रोसेस करे उसको सारा। दूसरा ये है कि डिस्क्रिशनरी पावर ये ख़त्म की जाए या मिनिमम कर दी जाए। किसी अफसर के पास ये इख्तियार ना हो कि जी वो किसी का टैक्स इतना बन रहा है तो वो इतना कम कर दे, किसी का जी ये फलाना FIR है तो वो मर्ज़ी है जी मेरी वो दर्ज हो या ना हो। ये जो इख्तियारात हैं ये मिनिमम इनको। मैं साउथ कोरिया गया विज़िट पे, वहाँ हमें उन्होंने प्रेजेंटेशन दी रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर। मैं हैरान हुआ कि पूरे मुल्क में एक दफ्तर था और उन्होंने बताया कि यहाँ पे टैक्स रिटर्न फलाना 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 इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। जितनी भी वहाँ पूरे मुल्क में ट्रांजैक्शन होती हैं, हर आदमी की जो उसकी इनकम होती है, उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं, साल के बाद उनका जो सेंट्रल ऑफिस है वहाँ से एक रिपोर्ट जनरेट होती है, हर आदमी के घर पहुँच जाती है कि जी ये आपके साल की इतनी आमदनी थी, ये आपके इतने एक्सपेंसेस है, ये आपकी इतनी इनकम, इसके ऊपर इतना टैक्स ये है ना। इसमें अगर कोई कमी बेशी है तो वो आके आप हमें बता सकते हैं। यहाँ तो ये बिल्कुल उलट है। तो ये इसलिए वहाँ पे वो आपको पता है कि ये पेपर करेंसी आलमोस्ट यूरोप में और तरक्की याफ्ता मुल्कों में ख़त्म हो गई है, सारा थ्रू क्रेडिट कार्ड। आप UK जाएं और वहाँ 50 का ये पाउंड का नोट निकालें तो वो दुकानदार खौफज़दा हो जाता है कि भाई इतना बड़ा नोट, सबसे बड़ा नोट वहाँ 50 पाउंड का है। तो वो दुकानदार झिझकता है, वो लेने से आलमोस्ट इनकार करता है वो कि ये पता नहीं किस चक्कर में मुझे जो है ना ये दे रहे हैं।
वहाँ सारा कुछ उन्होंने इस तरीके से कर लिया। तो वही जो मैंने बात की है कि जी एक पेपरलेस एनवायरनमेंट क्रिएट करें, डिस्क्रिशनरी पावर ख़त्म करें, तो शायद इस मुल्क में ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो एक दबा लगा हुआ है ये शायद दूर हो जाए। तो मुझे इतना कुछ अर्ज करना था। अगर आपके जहन में कुछ सवाल हैं तो मोस्ट वेलकम। जी जी। पहले तो ये कि आपने सारा बहुत अच्छा बताया मैरिज का। तो जिस तरह डॉक्टर्स के बच्चे जब डॉक्टर बनते हैं तो उनको थोड़ा सा वो कोटे में नरमी मिलती है। ये 14 के बच्चे जब जाते हैं उनको भी मिलती है। तो क्या एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा जब ब्यूरोक्रेसी में आता है, टेस्ट क्लियर करता है, उसको कितने % मिलता है? क्या चीज़ मिलता है? थोड़ा सा नरमी मिलती है कि एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा जो होता है, हाँ, उसको कितने % वो पेरेंटल फेवर मिलती है? कोई फेवर नहीं मिलती। वो आम बच्चों की तरह ही peer बिल्कुल इस तरह का कोई कोटा, कोई इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल किसी को कोई पता ही नहीं होता कि किसका बेटा है और कौन है ये। बिल्कुल एब्सोल्यूट मेरिट है और सिर्फ मार्क्स के ऊपर है। यस बिल्कुल। जी सर। इम्पैक्ट ऑफ लेटरल एंट्री क्या होगी? जी ये मिलिट्री, फिर मैं वो बात करूँगा कि ये वहाँ से ये शुरू हुई हैं बेसिकली लेटरल एंट्री। एक चोर दरवाज़ा, भुट्टो साहब ने जी जी सॉरी, जब उन्होंने सीएसएस के कई ऑफिसर निकाले, ये ऑक्यूपेशनल ग्रुप उन्होंने जो है उनकी जगह वो सियासी लोग आए। जी सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स जो है ना उनके दौर में आई थी और ये कॉमन ग्रुप और ये सारा। तो उसके बाद लेटरल एंट्री का एक काम शुरू हुआ और ये जारी है अभी तक। इसमें मैं एक और आपने याद करा दिया, हर बैच में आलमोस्ट 10 के करीब आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, ये भी माशाल्लाह वो कहते हैं कि पैराशूट के ज़रिए वहाँ आ जाते हैं। क्या वो एग्जाम देना पड़ता है? इनका कोई इंटरनल अपना है लेकिन सीएसएस का कोई एग्ज़ाम नहीं देते हैं, मोस्टली सिफारिश होती है और फिर आगे सितम बालाए सितम कि ये थ्रू आउट अपने कैरियर में बेस्ट पोस्टिंग भी लेते हैं, इसलिए कि ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं और उनको ज़्यादा कॉम्पिटेंट समझा जाता है। हालांकि अब मैं क्या कहूँ कि काकूल की और उनकी वो जी सर। हाँ जी एक और मसूद मुफ्ती साहब की एक किताब आई थी 2 मीनार, उसमें एक तस्वीर, एक कब्र की तस्वीर है और उसके नीचे लिखा हुआ है तस्वीर के नीचे पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, तारीख वफात अप्रैल 1972। वही भुट्टो वाली रिफॉर्म जो थी ना उसके दौर के क्या ऊपर। हुआ कि उसको इतना सीनियर ब्यूरोक्रेट? अच्छा ये भाई मैं एक बात यह है कि जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब से, सिंध से, केपीके से, बलूचिस्तान से बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे। ज़्यादातर इंडिया से जो माइग्रेट करके आए थे वो पढ़े लिखे थे और ब्यूरोक्रेसी में उनका होल्ड था। जब ये भुट्टो ने ये जब रिफॉर्म और प्रोविंस का कोटा ये सारा हुआ तो फिर उसके बाद ऐसे लोगों को थोड़ी तकलीफ भी हुई है जिनकी आप बात कर रहे हैं। उस ब्यूरोक्रेसी का म्यार बहुत अच्छा था, जो पहली ब्यूरोक्रेसी थी ना, उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन के बाद। अच्छा वो तो आप ये कह लें कि ओवरऑल सोसाइटी में किसी से भी पूछें तो उस दौर का मौलवी भी आप कहेंगे कि बहुत अच्छा था, उस दौर का दुकानदार भी बड़ा अच्छा था। वो तो फिर पिछला दौर जो है ना वो सुनहरी है और अब जो है ना वो ऐसा। जनाब सर दुनिया में ब्यूरोक्रेसी के अलावा भी कोई निज़ाम है? दुनिया में ये जो है ना बरतानिया ने बनाई हुई ब्यूरोक्रेसी, पूरी दुनिया में ये सिविल सर्विस, इसके अलावा भी कोई निज़ाम है? निज़ाम ये है कि आपको एक चलाना तो है, एक गाड़ी है, आपको उसके ऊपर ड्राइवर तो एक बिठाना पड़ेगा। ये तो अब नहीं हो सकता कि जी इसके बगैर हम कोई अपना निज़ाम चलाएं, निज़ाम नहीं चल, उसके बगैर नहीं चल सकता।
कोई अल्टरनेट अगर आपके इस वक्त अमेरिका में भी और बरतानिया में भी वहाँ भी ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन वहाँ फ़र्क सोसाइटी का ये है कि वहाँ सोसाइटी इस तरह इम्प्रेस नहीं होती कि जी ये वहाँ पे उनकी जो क्या होती हैं काउंटीज़ होती हैं या उनके जो भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो उनका ये फलाना जो है ना जो इंचार्ज है तो उसको वो हटो बचो वाला इस तरह का सीन नहीं होता। तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है वो लोगों की प्रेफरेंस ही नहीं है। वहाँ वो टेक्निकल समझते हैं कि जी हम अगर कंप्यूटर साइंस में जाएं तो ज़्यादा हमारा करियर है, डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे ज़्यादा करियर है। सिविल सर्विसेज वहाँ पे लो कैटेगरी में आती है यही चीज़ें, इसलिए कि उन्होंने उनसे डिस्क्रिशनरी पावर वो उनके पास बहुत थोड़ी हैं या कानून की पाबंदी है, तो ये बेसिकली उनको बेनिफिट है। अदरवाइज ब्यूरोक्रेसी तो मौजूद है वहाँ पर। जनाब इजाज़त ज़रूर सर। मैं अपना सवाल रखने से पहले एक थोड़ी सी तमहीद मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। जी बिस्मिल्लाह। प्रोफेसर डॉक्टर हमज़ा अलावी साहब ने ये कहा है कि असल में पाकिस्तान की तहरीक जो थी ये सरकारी मुलाजमीन की इब्तदा की थी उन्होंने, कि मुस्लिम लीग के जो वायसराय को उन्होंने अपने मुतालबात पेश किए थे उसमें कोटे की मुसलमानों की बात की थी। दूसरी बात यह है कि कुदरतुल्लाह शहाब साहब जो आपके बहुत, उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था, उर्दू डाइजेस्ट में छपा हुआ मेरे पास है। वो कहते हैं कि मैं सेक्रेटरी था, एक्स ऑफिशियल डेप्टी सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर बिहार, अच्छा, बीइंग ICS ऑफिसर। तो वो कहते हैं कि ऐसा हुआ कि एक कांग्रेस की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया गया, वो बड़े एक्टिव मेंबर थे कांग्रेस के। उसके नतीजे में ये हुआ कि वो 4 दिन की मीटिंग हुई तो वापस आए तो वो बहुत थके हुए थे, तो कहने लगे शवाब मैं कुदरतुल्लाह मैं बहुत थक गया हूँ, बैग अपना रखा और चले गए। जी कहते मैंने उनका बैग निकाला और उसमें देखा कि जो कांग्रेस के रेजोल्यूशंस थे उसमें एक रेजोल्यूशन ये था, रेजोल्यूशन का एक वो था कि जितने भी मुसलमान पुलिस वाले हैं उनको डिसआर्म कर दिया जाए। कहते मैंने फ़ौरन निकाला और कायद आज़म के पास चला गया और उनको दिखाया मैंने। उन्होंने कहा यू हैव नॉट डन ए करेक्ट थिंग बट यू हैव ब्रॉट इट टू मी, तो ओके। यानी ये जाहिर करता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो किस तरह से अपना काम कर सकती है। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, बड़ी मशहूर किताब है जी, उसमें उन्होंने कहा है कि 1946 की जब कोलिशन गवर्नमेंट बनी तो उसमें मुख्तलिफ जो अलाट हुए सब्जेक्ट्स, तो 2 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की थी और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। तो उन्होंने कहा कि भाई ये 2 में से मुस्लिम लीग को कहा कि कोई एक आप चॉइस कर लें। तो वो कहते हैं कि वो उन्होंने लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 2 बहुत सीनियर ऑफिसर्स थे जी, मुसलमान, मोहम्मद अली चौधरी, मोहम्मद अली और ग़ुलाम मोहम्मद। वो डायरेक्टली भागते हुए गए कायद आज़म के पास और उस दौरान में जो वल्लभ भाई पटेल थे जो कि आयरन मैन ऑफ कांग्रेस कहलाते थे और बाद में इंडोमिटेबल सरदार के नाम से मशहूर हुए, वो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि किसी तरह से ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है ये मुझे मिल जाए। कहने लगे वो गए तो उन्होंने कहा जी आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ले लें। कायद आज़म को समझाया, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑप्ट कर ली। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि देन, ये एग्जैक्ट उनके अल्फाज हैं, देन वल्लभ भाई पटेल केम टू नो दैट ही कैन नॉट अपॉइंट इवन ए चपरासी विदाउट द सैंक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की तहरीक में भी एक जो है सिविल सर्विस के लोगों का रोल रहा है। और जिस वक्त ये पेशावर में 1948 में आखिरी दौर था कायद आज़म के,
उसका उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस करते हुए ये कहा था कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करें और अपनी इक्वालिटी। अब ये जो सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर था ये अंग्रेज़ों ही का आया हुआ था और वो इसको कहते थे कि ये हमारा स्टील फ्रेम है ऑफ से। अब उसमें ये बात हम देखते हैं कि ये जो सूरत हाल है, जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी है, या इससे पहले कहें जी, क्या पाकिस्तान के ओवरऑल जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं ये उसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? एक बात। दूसरी बात ये कि क्या जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ थी या ट्रेड यूनियन थी या वो थी, वो इतने एडवांस नहीं थे अपने हवाले से जो ब्यूरोक्रेसी के एक आला सेटअप का मुकाबला कर सकते। अब मैं प्लीज़ डोंट थिंक कि मैं किसी पॉलिटिकल हवाले से बात कर रहा हूँ या किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी को कम या ज़्यादा बता रहा हूँ। उसकी सलीम साफ़ी की किताब है मुतबादिल बयानिया, फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने लिखा है कि खारजा पॉलिसी क्या है, मसला क्या है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने और चाइना के दौरे से वापस आए तो उन्होंने अपने जो कामयाबी की थी उसको जाहिर करने के लिए एक प्रेस को बुलाया, इनवाइट किया। जब प्रेस के लोग आए तो वो, आप तो जानते ही हैं कि जब वो प्रेस होती है तो आप वर्किंग पेपर कर देते हैं उसको। वो वर्किंग पेपर जो था उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया और प्राइम मिनिस्टर साहब अपने जो उनके एडवाइज़र्स थे उनकी मौजूदगी में बैठे हुए थे। कहते हैं तो इस दौरान में एक सवाल उठा कि आप चाइना गए थे तो क्या उइगर का मसला जो था वो भी डिस्कस हुआ? तो प्राइम मिनिस्टर वाज सट ऑफ हिज सीट, उसको पता ही नहीं था। उसने कहा कि जी वो क्या है? तो कहने लगे कि हमने उन्हें बताया कि थोड़ा सा बताया, एक्सप्लेन किया उनको। तो फिर मोहम्मद रहीमुल्लाह यूसुफज़ई ने और हामिद मीर साहब ने फिर भी वो नहीं समझे जब हमने बताया। उन्होंने डिटेल ये बात बताई कि एक तहरीक चल रही है जो कि इस्लामिक रिवाइवल की, वो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में थी वो चल रही है। तो चाइना का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के साथ यही है क्योंकि उनकी जो बेस है वो शुमाली वज़ीरिस्तान में है। तो उन्होंने एकदम से तारिक फातमी साहब की तरफ बड़ी गुस्से से देखा और कहा ये आपने मुझे बताया ही नहीं है। अब आप ये देखें कि अगर पॉलिटिकल हवालों से ये लेवल हो और ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका आलम ये हो तो ब्यूरोक्रेसी को इतनी बुरी तरह से लताड़ना जो है वो, मैं ये नहीं समझता, मैं नहीं कहता कि उन्होंने गलतियाँ नहीं की हैं, लेकिन विद ड्यू अपॉलजीज टू यू। आप ये देखिए कि आज जो पाकिस्तान आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है इसमें ब्यूरोक्रेसी का अपना एक रोल है। उसमें कुदरतुल्लाह शहाब साहब, उसमें बकाई साहब, उसमें अहमद साहब, ये सारे लोगों का एक रोल रहा है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अब बात जो आपने बातें बताई हैं, नेगेटिविटी इज़ देयर, वो अपनी जगह पे है, नेगेटिविटी है, लेकिन वो सारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है उनमें, वो कोई उनकी अपनी इंडिविजुअल नहीं है। अब एक आदमी, अब मैं ये कोट पहन के बैठा हूँ, जून जुलाई में ये मैं कोट नहीं पहन सकता क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो तब्दील हो गया है। अब मैं इससे वैसे ये करूँगा, पहली बात तो ये है कि क्या पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी जो है वो इसलिए मजबूत है कि उसके मुकाबले में जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मसलन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सोसाइटी के, अब थोड़ा बहुत हो गया है वो। हम ये देखते हैं कि अब जो रिफॉर्म्स की गई थी भुट्टो साहब के दौर में, उसमें उन्होंने जो रिफॉर्म्स की और ऐसे लोगों को, मसलन एक आदमी को जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया, डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया या सेक्रेटरी बना दिया। उस पर मुझे एक सिविल सर्विस के सीनियर ऑफिसर ने कहा कि आप हैरान होंगे कि मेरा सीनियर जो है वो ये बाटा शूज़ कंपनी का मैनेजर था, ही इज़ माई सीनियर नाउ। ये रिफॉर्म्स की जो बात है उसमें भी जो अनगवर्नेबल, गवर्निंग द अनगवर्नेबल जो की किताब है या उसकी किताब, हम ये देखते हैं कि सिविल सर्विस जो है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि सिविल सर्विस जो है हर जगह पे उसके बगैर चल नहीं सकते। हत्ता कि लेनिन ने भी देखा जब कि वो सिविल सर्विस, वो जो
ब्यूरोक्रेसी थी, उसने पार्टी पे कब्जा कर लिया और वो कराना शुरू कर दिया। अमेरिका का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उस पर हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में सर पीटा है कि दे आर वेरी कैपेबल पीपल, लेकिन उनमें अपनी जगह बात है। तो सर, क्या आप ये महसूस अभी करते आपने हैं? ना वो ट्रेड यूनियन की और उनकी सारी जी ये अहमद बशीर ने अपने शुरू के नॉवेल में ही पहले बताया था कि ब्यूरोक्रेसी कैसे सुस्त तौर पे काम करती है। इतने साल हो गए, 7वीं 8वीं 9वीं दहाई आ गई, पाकिस्तान में काम की रफ्तार हुई है, जबकि बाहर की दुनिया में डिजिटलाइज होता है, आपको कोई भी मालूमात चाहिए कंप्यूटर पे क्लिक से सब कुछ मिल जाता है। पाकिस्तान में भी ये बनाया गया है, लेकिन वो वर्किंग नहीं है। क्या ये सिविल सर्विस को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, या उस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि हम आप किस तरह लाइन रखें? ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। असल में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मसला है कि कितनी जगहों पे आपका इंटरनेट अवेलेबल है, उसकी क्वालिटी क्या है। और ये इसके साथ ये भी तो थोड़े मसले हैं इसके। आप हॉस्पिटल जाते हो किसी जगह और वो सारा कंप्यूटर पे सारा कुछ कर रहा होता है और अचानक जी बिजली चली गई जी और सिस्टम डाउन हो गया जी, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। तो ये उसके साथ ये भी इस तरह हो सकता है, जी हैक हो सकता है, ये भी एक यस ये भी एक बात है। अच्छा अभी प्रॉपर्टी किसी और के नाम होगी। अच्छा एक मैं अब मेरा ख्याल है कि कोई और सवाल है किसी के पास जी। सर ये जो भर्ती होते हैं ना लोग, मेनली हम ये देखते हैं कि एग्जाम में लैंग्वेज का बड़ा एक रोल है, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो अक्सर और बेशतर जो हमारे जातों से लोग आते हैं तो उनके साथ ये बड़ा मसला रहता है। ठीक है, वो इसको कवर अप ही नहीं कर पाते, वो तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन साथ में ग्रामर की किताबें भी उठाई होती हैं उन्होंने। तो अक्सर हम देखते हैं जो फेल भी होते हैं ना लड़के, उनमें यही ऐसे और कंपोजिशन वगैरह के पेपर वो उसमें फेल हो जाते हैं। 99% लोग जो है ना वो इंग्लिश में ही फेल होते हैं, आपकी जो बात आप कर रहे हैं। हाँ, तो ये इसका हल क्या है? और दूसरा ये कि इसका आगे इतना रोल कितना है, जितना जो है ना जिसको इतना ये बनाया गया है इसका, आपका जो है ना आपका ये कहने का मतलब ये बात ये है कि ये इंटरनेशनली ये तो मानना पड़ेगा। बहरहाल जैसे इंटरनेट का ये दौर है, इंग्लिश के बगैर आपका गुजारा नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। आप मिसालें खैर दे सकते हैं कि जी चाइना है, जापान है, फलाने फलाने वो अपनी लैंग्वेज में इतना कुछ कर रहे हैं। भाई वो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ पहुँचे हुए हैं, वो इतने डिपेंडेंट नहीं हैं। हम लोग अभी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। हमें अभी साइंस के लिए भी, साइंस की किताब के लिए भी, लेबॉर्ट्री के लिए भी, सारा कुछ करने के लिए अभी भी हमें वहाँ से बहुत सारा कुछ। अच्छा फिर यह है कि जो आपने इंग्लिश की बात की है, मैं ख़ुद इस प्रोसेस से गुज़रा हूँ, आपको मैंने अपनी बैकग्राउंड बताई है, लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं है। ये मानना पड़ेगा कि अगर पहली क्लास से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं तो छठी से तो पढ़ा ही रहे हैं ना। छठी से लेकर ग्रेजुएशन तक एक बच्चा इंग्लिश से उसका इंट्रोडक्शन तो हो गया है ना, मेहनत कर ले तो क्या हर्ज है। ये यानी ऐसे लेम एक्सक्यूज़ है कि इसके लिए। अच्छा तो मैं अभी लास्ट वहाँ सिविल सर्विस एकेडमी में बहस हुई कि जी हम इस मुल्क में इनकलाब एक चेंज लाएंगे। 135 ऑफिसर्स का हमारा बैच था। उस ज़माने में हम वो शेरवानियाँ पहनते थे और वो ज़िया-उल-हक़ का दौर था और बड़े नमाज़ें भी दिखाने के लिए भी और बग़ैर वज़ू के भी पढ़ते रहते थे। वो भी एक बहरहाल एक दौर था, दफ्तरों में भी आपने देखा होगा उस दौर में। तो हमने क्लास में ना डिबेट की कि यार और कुछ नहीं, पास्ट को छोड़ें, हम लोग इब्तिदा करते हैं इस अपने बैच से कि ईमानदारी की मिसाल हम कायम करेंगे और मुल्क में हम तब्दीली लाएंगे। बारी बारी स्टेज पे आए और ज़ोरदार तकरीरें और ज़ोरदार ये अपना वादे वईद और ये सारी बातें। हमारे एक फैकल्टी मेंबर थे, वो पिछली सीट पे बैठे हुए थे और तंज़िया तौर पे ना वो मुस्कुराते थे। हमें तब चढ़ रही थी कि हम बड़ी एक नियति के साथ एक अच्छे जज्बे का इजहार कर रहे हैं और वो बड़ा हमें उल्टा तंज़िया अंदाज से पीछे बैठे वो मुस्कुरा रहे हैं। खैर जब वो आए लास्ट पे, उन्होंने सम अप किया सारा, तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ आपकी सारी बातों की। मिसाल ये है कि एक बड़ा सा पहिया चल रहा हो, उसमें अगर एक छोटा सा कोई पत्थर का या लोहे का या कोई एक छोटा सा टुकड़ा आ जाए,
तो वो जो चल रहा होता है उसमें से एक आवाज़ आना शुरू हो जाती है, ची 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 की, वो उसकी आपको पता लगता है कि कोई चीज़ उस सिस्टम को रेजिस्ट कर रही है, कोई उसके अंदर रुकावट पैदा कर रही है। लेकिन होता क्या है कि भाई वो पहिया चलता रहता है और वो इतना ज़्यादा उस छोटी सी चीज़ को रगड़ा लगता रहता है कि आखिर पे उसकी सारी चींची बंद हो जाती है। तो कहता है कि हमारी चींची बंद हो गई है, हम जो पुराने लोग हैं हमें इतना रगड़ा लग चुका है, आपकी चींची मैं सुन रहा हूँ, तो अल्लाह करे कि ये चींची आपकी जो है ना वो इसी तरीके से जारी रहे। और एकेडमी जो चला रहे हैं वो कौन लोग हैं, वो उनमें से एक भी CSS क्वालिफाइड नहीं है, या अगर उसने एग्ज़ाम दिया है तो उसमें फ़ेल हुआ होगा। करता क्या है वो कि जी कुछ मेरे जैसे वेले बंदे को वो बुला लेते हैं और एक दो लेक्चर वहाँ दिलवा देते हैं, तो वो एक इम्प्रेशन देते हैं कि जी यहाँ तो पढ़ाने वाले आपको जो है ना वो बड़े CSS अफसर हैं, फलाने हैं, सिर्फ पैसा बना रहे हैं। मैंने पहले अर्ज़ की थी कि आपका इंग्लिश का अखबार जो है वो आपके कंपल्सरी आपके सारे सब्जेक्ट वो कवर करता है। सिर्फ़ और सिर्फ मुताला ख़ुद पढ़ें, वो आपको नॉलेज ये वो फलानी वो चीज़ें वो कोई फ़ायदा, वो कारोबार है, शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। एक बच्चों का, नौजवानों का टाइम और मनी दोनों ज़ाया कर रहे हैं वहाँ पे। उसकी बजाय आप घर में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आप ज़्यादा मुताला करें आप। दिस आई बिलीव यस कोई, और उनमें से होता ऐसा है कि जी अगर कोई 150 वहाँ पे हैं तो कोई ना कोई तो क्वालिफाई कर जाता है, तो उसको वो बड़ा हाईलाइट करते हैं कि जी ये हमारी एकेडमी की वजह से, हालांकि वो अपनी ज़ाती एफर्ट की वजह से वो हुआ था। ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो टेस्ट में कितने बच्चे निकालते हैं आप लोग, पास करते हैं? जी जो ये टेस्ट होता है पूरा इंटरव्यू तक, उसमें कितने वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं? जो कि फिर ये 12 जो आपने बताई, वो एवरेज जो है ना वो 2% से ज़्यादा नहीं होती, एवरेज इस वक्त जो है ना। आप ये समझ लें कि कोई 12,000 के करीब अपीयर हो रहे हैं, तो उसमें से जो रिटर्न पास करते हैं वो आजकल तो 300-350 से ज़्यादा नहीं करते हैं जी, और बहुत थोड़े जो हैं, और मोस्टली 99% इंग्लिश में हो रहे हैं जी। नाजरीन, ज़रूर आपने मालूमाती लेक्चर सुना। ये सैयद मलिक साहब की बहुत एक काविश है, उनका एक तजर्बा था वसी। अब हम प्रोग्राम अख्ताम की तरफ साथ मौजूद हैं सदर मोहतरमा सबा काज़मी साहबा, अंजुमन की सदर हैं, ये सदारती कलमात देंगी, उसके बाद प्रोग्राम अख्ताम होगा। आमीन। शुक्रिया, और सईद साहब का बहुत शुक्रिया। बहुत दिलचस्प राय में इन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी रिवील कर दी जो हो सकता है कि हम समझते हैं कि हिडन थी, लेकिन अच्छा सिस्टम को सारे ही बहुत अच्छी तरह देखते हैं, समझते हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ का, कोई मसले का जब हम सोचते हैं या डिस्कस करते हैं किसी महफिल में, तो एंड रिज़ल्ट ये निकलता है जी निज़ाम में ख़राबी है सारी। तो सबको पता है, निज़ाम बनाने वालों को भी पता है, निज़ाम चलाने वालों को भी पता है निज़ाम में ख़राबी है। और यही बात सुनते सुनते हम जैसे लोगों के भी बाल सफ़ेद हो गए। तो समझ नहीं आती कि इस ख़राबी को कौन एड्रेस करेगा, इसको कैसे ठीक किया जाएगा। और अगर आप अपना मुल्क का कोई इदारा उठा के देख लें, उसका सिस्टम देख लें कैसे चल रहा है, कानून का सिस्टम देख लें कैसे चल रहा है। कहते हैं कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वो चल ही नहीं सकता। तो हमारा मुल्क भी जैसे अगर घुटनों पे ही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इंसाफ नहीं है। दूसरी ये कि मेरिट नहीं है। मेरिट के जिस तरह हमारे मोहतरम बैठे हैं कर्नल साहब, और उन्होंने जो पॉइंट आउट किया, और अलवरी साहब ने, कि कैसे इंडक्शन हुई। अगर हम अंग्रेज़ों का ही निज़ाम चलाते रहते, मेरा ख्याल है हम ज़्यादा बेहतर जगह पे होते। उसके बीच में सुरंगें लगाना, उसके बीच में खुफिया रास्ते तलाश करना, और हमने किए। कानून में भी हमने मज़हब और अक़ीदे के नाम से एक पैरेलल कानून चलता है, और सबको पता है। अगर मेरा मसला अंग्रेज़ी जो कानून है या 73 का जो भी ताज़ीरात पाकिस्तान है उससे हल नहीं हो रहा, तो हम शरिया ला मौजूद है, हम उसमें से निकाल लेंगे। वहाँ पे भी जाके मैं ये कहूँगी कि मैं तो सुन्नी हूँ तो ये करें, मैं तो शिया हूँ तो ये करें। यानी
चोर रास्ते इतने ज़्यादा हैं, ये किसने बनाए हैं? इसी तरह आप जैसे ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि अच्छा, जो ये समझ के आता है कि मैंने इसे अपना प्रोफेशन बनाना है, और शुरू से ही जैसे आपने फरमाया कि शुरू से लोग तैयारी कर रहे होते हैं, बच्चों के जहन में होता है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो कुछ बन जाते हैं तो पता चलता है कि ये साथ बैठा हुआ बंदा जो है ये कहाँ से टपक पड़ा है। जैसे आपने कहा कि पैराशूट से आ गए या ज़मीन में से उगाए या दरवाजे के नीचे से आ गए, ये कौन लोग हैं? उनको अच्छी पोस्टें भी मिल रही हैं, और दूसरी जगह ये सवाबदीदी इख्तियारात जो हैं, इसमें बड़ी ख़राबी है। जितने भी ऑफिसर क्लास हैं उनका सवाबदीदी इख्तियार, और हर इंसान जो किस माहौल से आया है, किस जहनीत का है, किस नफ्सियात का है, वो कैसे किसी भी मसले को हल कर सकता है। तो हमारे यहाँ मेरी जो नाकिस राय है उसके मुताबिक 2 चीज़ें ऐसी हैं जो, क्या हमारे रियासती इदारे हैं, क्या हमारे सियासतदान हैं, क्या हमारी अफसर क्लास है, या आम लोगों को भी देखें, 2 ऐसी चीज़ें हैं जो जिसने उनको जकड़ा हुआ है। एक ज़ाती मफाद और एक ज़ाती अनाद। या किसी के पीछे पड़े रहेंगे उसकी दुश्मनी में, और या अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों अकारब को फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। आप देखें जितनी इंडक्शन भी हुई है, वो जो किसी ने कहा था कि डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बड़ा सज़ा है, गोया एक पनिशमेंट है हम जैसे लोगों के लिए। तो उस पनिशमेंट को देखते हुए आप देख लें कि 70s में ये काम स्टार्ट हो गया था। किसी बंदे ने, जिसको हम सारे बड़ा आइडियलाइज भी करते हैं, कि उस बंदे ने बहुत सारे ऐसे उल्टे काम किए कि अगर उसको खोलने बैठ जाए तो एक पूरा दफ्तर खुल जाता है। सबसे पहले उन्होंने ही इस तरह के अपने कुछ ऐसे लोगों को मुख्तलिफ महकमों में एंटर करना शुरू कर दिया, जिसका भुगत हम ये रहे हैं कि आज स्टील मिल का भी कमर टूट गई, उसको बेच रहे हैं कौड़ियों के भाव। PIA को आप देख लें, बेच रहे हैं। हर चीज़ को जो बेच रहे हैं वो बेचने की नौबत क्यों आई है? अब जैसे अगर मेरा ताल्लुक़ तालीम के महकमे से है, तो तालीम के महकमे का ये हाल है कि शहरों में शायद कोई स्कूल कॉलेज से ही चल रहे हों, मुज़ाफ़ात में या छोटे शहरों या छोटे इलाकों के अंदर ये हाल है कि बिल्डिंग है और कागज़ों के अंदर पूरा स्टाफ भी है और उनको तनख्वाहें भी जा रही हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है। वहाँ अगर आप विज़िट करें तो सिर्फ एक खंडर ही होगा जिसको ताला लगा हुआ है या उसमें जानवर बांधे हुए हैं। तो क्या हम जैसे लोग जो एक अपने घर में बैठ के ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो क्या महकमों को इन चीज़ों का नहीं पता? वो कैसे नहीं ठीक कर पा रहे? ये कैसे मुमकिन है कि कोई इसको ठीक ही नहीं कर सकता? जब एजुकेशन नहीं होगी और अदलिया आपकी सही नहीं होगी, आपका निज़ाम कभी भी सही नहीं चलेगा। तो थैंक यू सो मच। एक फ़ोटो बनाएंगे और फिर आपका बहुत